नमस्कार, मेरा नाम है हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकदूत। जैसे कि हमने हाल ही में एक और इंटरव्यू के दौरान आपको बताया था कि हमारी जो सीरीज़ है कैंपस न्यूज़, उसमें हम फिलहाल कवर कर रहे हैं डूसू के जो इलेक्शन हो रहे हैं, डीयू में जो कॉलेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं उनको। और आज हमारे साथ जो इंसो पार्टी है उससे कुछ लोग हैं जिनका हम आज इंटरव्यू करने वाले हैं। मुख्य रूप से जो भी लोग हमारे साथ हैं वो इंसो के लिए क्या तैयारियां करके आए हैं, उनका एजेंडा क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, वो छात्रों के लिए किन समस्याओं का निदान करेंगे, इन सब बातों पर हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय बता दें कि आपका नाम क्या है, आपके पास कोई जिम्मेदारी है, इंसो के लिए आप किन तैयारियों के साथ आ रहे हैं, इन सब पर बात करने का जो हमारा मन है, ताकि जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो जान पाएँ कि इंसो उनके लिए किस तरह से क्या बेहतरी करके देगा। मेरा नाम कार्तिक जांगड़ा है और मैं इंसो से नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम डीयू के लिए बहुत कुछ करेंगे, बाकी हमारे प्रत्याशी जी हैं। आपका नाम क्या है, आप पर भी कोई जिम्मेदारी है? मेरा नाम अंकित मछरोली है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और मैं अमृता मिशन पे ही बैठा हूँ स्टूडेंट के लिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क भी लाते हैं। हरियाणा स्टेट में हम इलेक्शन बहाल कराने के लिए अमृता मिशन पे बैठे थे। और अभी डीयू में अब हीरी सी राज की बारी है, अब की बार डीयू में पर्चा लहराएंगे सेक्रेटरी पद पे। आप कैंडिडेट हैं, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है, इंसो से आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी में आपका बच्चों के लिए जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो क्या रहेगा, और आप जो है वो और लोगों से कैसे बेहतर हैं, ये सब आप बताएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे डीयू के सारे भाई बंधु और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम वैसे निशी हिमांशु राज हुआ और मैं मूलतः सिवान बिहार का निवासी हूँ। और ये बहुत ही एक विरोधाभास वाली बात हो जाएगी कि एक बिहार का लड़का कैसे इंसो पार्टी से जुड़ गया, जो सर्वप्रथम क्वेश्चन किसी के दिमाग में आएगा। जी, तो कहानी ऐसी है कि आज से 3 साल पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं जी, बैचलर्स में, तो मेरा स्पेनिश ऑनर से बैचलर्स था। 2 साल ऑनलाइन क्लासेस बीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशन है जो वो अब डगमगा रहा है जी, क्योंकि कोविड के समय सब कोई क्षतिग्रस्त था हर तरीके से। क्लासेस हो रहे थे मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था हमारे जीवन में। जी। फिर 1 साल जब ऑफलाइन हुआ, जब मैं कैंपस आया बिहार से वापस, बिहार के एक छोटे गांव से आता हूं मैं, जब मैं कैंपस आया तो कैंपस में आकर देखा कि यहाँ तो हालत और ख़राब है। क्लासरूम्स हैं मगर फैसिलिटीज़ नहीं है। जी। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज में होता है कि हम लोगों के पास एक ऑडियो हेल्प डेस्क होता है, जहाँ पे कि हम लोग ऑडियो और विजुअल के माध्यम से फॉरेन लैंग्वेज का सीखते हैं लोग अच्छे तरीके से। मगर यहाँ ऐसा चीज़ हमें देखने को मिला कि फॉरेन लैंग्वेज तो है मगर वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ टेक्निकल हेल्प नहीं है। तो 3 साल तो ऐसे बीत गया मगर अच्छे से कोर्स हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, एम्बेसी से जुड़े, सारे चीज़ें अच्छे से हुआ। अब सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इंसो पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे प्रिय बड़े भैया दुष्यंत चौटाला जी की कृपा से चल रही है जी, हरियाणा गवर्नमेंट से, जिसकी एक विजन है कि जो दूर ग्रामीण क्षेत्र से लड़के आ रहे हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव और चुनाव संघ में पार्टिसिपेट करने का? क्या सिर्फ पैसा ही मकसद रहता है? आप किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं अभी? अगर आपको मैं बता दूं, इंसो पार्टी की तरफ से मैं बैलेट नंबर 5 है मेरा और मैं सेक्रेटरी पद के लिए आ रहा हूं, जिसे सचिव पद भी कहते हैं। जी हाँ। तो आपका मैनिफेस्टो जो है वो छात्रों के लिए आप क्या करके देंगे मेनली? देखिए भैया, जैसे कि आपको मैं बता दूं जी, कि बीते साल से कोविड के समय से रही एक पार्टी इतने सालों तक रही जी, ऑनलाइन में जो दिक्कत आई उसको सॉल्व नहीं किया गया। जी, फंड्स पास हो रहे थे, फंड्स कहाँ गए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कि सच्चाई है। जी। इसके पहले भी आप मुद्दा देख रहे होंगे 16-17 के समय के कि चाय पे खर्च हो जाते हैं 26 लाख रुपए। क्या ये क्वेश्चन उठाने वाली बात नहीं है? जी, तो आप जो है वो बेसिकली फंड्स को लेकर आ रहे हैं कि और भी आपके पास छात्रों की समस्याएं हैं जिन पर आप काम करेंगे? बिल्कुल है। सर्वप्रथम जो हमारे पास समस्या है कि जब कोई बच्चा दूर दराज गांव से आता है, मैं दिल्ली के अमीरों का तो बात नहीं कर सकता क्योंकि उनका तो बैकअप रहता है जी, मगर जो बच्चे किसानी के घर से आते हैं, जो बच्चे छोटे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स छोटे मोटे बिजनेस से कारोबार चलाते हैं, जी, जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, अगर मैं अपना दूं तो मेरा पहले किसानी था,
लेकिन किसानी क्योंकि बिहार में ऐसा है कि जो लैंड्स है एक्यूमुलेटेड नहीं है, अलग अलग है, तो किसानी उतना काम नहीं कर पाया मेरे घर में। तो मेरे पिताजी ने छोटा मोटा बिजनेस से अपना गुजारा किया और जो पैसे थे वो लगाकर जोड़ जाड़ कर मुझे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। ये बहुत ही भगवान का कृपा हुआ कि 2 साल ऑनलाइन हो गया, जहाँ पे कि मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया, रहने का खर्च नहीं हुआ, घर पे सारे चीज़ कट गए, पढ़ाई हुआ नहीं भी हुआ। तो ये मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा रहा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय यही है कि ये जस्ट कोरोना के कारण है। लेकिन आने के बाद यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई, अच्छा नहीं अच्छी है बट चीज़ें कुछ यहाँ पे कम है, कुछ ज़्यादा है। कम और ज़्यादा में क्या है कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके पास जो फंड्स आते हैं वो यूटिलाइज़ क्यों नहीं होते हैं। जी, क्या सिर्फ स्टूडेंट यूनियन का काम सिर्फ यही है कि कॉलेजेस में फंक्शन कराए, बड़े बड़े कंसर्ट्स कराए और एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेले जिससे कि उनका आगामी चुनाव के लिए तैयारी रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं एकेडमिक एक्सेलेंस का तो कहीं ना कहीं हम सब ग्रस्त रहते हैं इस बात से कि हमें प्लेसमेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं। अच्छा, आपका जो मुद्दा है उसमें आपने प्लेसमेंट और एकेडमिक एक्सीलेंस सर्वप्रथम मेरा यही है कि जब बच्चा गांव से आ रहा है और उसने जो कोर्स किया है उस कोर्स से उसे प्लेसमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बैठ रहा है कि बच्चे को प्लेसमेंट मिले। आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें जब हम देख रहे हैं तो वहां पर वुमेन सेफ्टी को एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है और वुमेन के लिए वो काम करने की तैयारी में है। तो आपके पैनल में भी कोई महिला कैंडिडेट है? उनके जो महिलाओं को लेकर, महिलाओं के नजरिए से जो मुद्दे हैं वो क्या हैं आपके? जी हाँ, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही एक आयरॉनिकल बात है कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है वो ये बात करती है वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी की। आप आए दिन इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज़ पे देखते होंगे कैसे कैंपेनिंग में वुमेन कॉलेजेस में घुसा जा रहा है, कैसे गुंडागर्दी किया जा रहा है। आप भी, आई एम श्योर कि आप भी देखते होंगे इन सब चीज़ों को। तो और आप, ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम भी कैंपेन करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम कैंपेन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भी लोग हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। पोलाइटनेस होना चाहिए आपके पास। छात्रों के पास जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये आप मतलब आप अपना जो बल और थल दिखा रहे हैं। और उनका कहना था कि प्रशासन जो है वो उनके साथ सही से पेश नहीं आ रहा था, वो उनकी एंट्री रोक रहा था, उसमें ऊपर से कुछ राजनीतिक कारण थे। तो आपकी भी कहीं एंट्री रुकी है, उसके बाद आपने क्या रास्ता इख्तियार किया? जी भैया, अभी तक अगर मैं बता दूं आप सभी को, मेरे छात्रों को और मेरे भाई बंधुओं को, तो इंसो पार्टी जिस अप्रोच से कैंपेनिंग कर रही है वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग पोलाइटनेस से जा रहे हैं, चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वे से। अगर जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रहा है, स्टूडेंट यूनियन आपकी है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, सेंटर में आप है, ठीक है, चीज़ें आपके साथ है सारी चीज़ें, लेकिन ये हर साल क्यों होता है? एक साल हो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर साल क्यों होता है ऐसा? जी, गेट तोड़ दी जाती है कैंपस की, हल्ला होड़ मचाया जाता है। क्या ये मतलब वुमेन सेफ्टी की बात करते करते ये कहीं ऐसा डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है कि कर भी आप ही रहे हो, इल्ज़ाम भी आप ही लगा रहे हो और बैकअप भी आप ही का है और सब तरीके से आप ही सेफ हो, लेकिन फिर भी आप इस बात को लिए उठाते हो कि वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पैनल है वो पैनल कंसिस्ट करता है हमारी प्रेसिडेंट श्रद्धा गुप्ता जी का, जिनका बैलेट नंबर 6 है, और उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो कि यश खत्री जी हैं, वो उनका बैलेट नंबर जो है वो 5 है। उसके बाद मैं खुद निशी हिमांशु राज सेक्रेटरी पद के लिए आ रहा हूं, सचिव के लिए, जिनका बैलेट नंबर 5 है। और उसके बाद हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं भाई अमरेंद्र जी, उनका जो बैलेट नंबर है वो 1 है। तो ये हमारी 4 टीम की पैनल है, जहाँ पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो हमारी टीम ने श्रद्धा गुप्ता जी को सबसे मान्य पद दिया है। किस लिए? एक विजन के लिए कि जो यहाँ गुंडागर्दी या फिर जो भी गर्ल्स के साथ रॉन्ग हो रही है जी, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई लेडी चाहिए। तो आपने अगर हम पीछे की बात करें, अब जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे पहले हिसाब की बात होती है, तो क्या आपने पहले भी किसी घटना के ऊपर कोई स्टैंड लिया है आपकी पार्टी ने? आपने इस संदर्भ में कुछ काम किए हैं जिनसे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ हो? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी हिंदू कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रही है, वहाँ पे हमारा उनका पूरा समर्थन है। तो ये चीज़ है। ओबीई की प्रोटेस्ट चल रही थी तो भाई अमरेंद्र यादव जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, उनके साथ साथ मैं भी था। जो ओबीई का मुद्दा चला था, आर्ट्स फैकल्टी के गेट के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और लोगों को पकड़ा गया था। हालांकि वो चीज़ गलत नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बच्चों का राइट्स है कि अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उनको बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड कीजिए ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन कैसे बीता है आप सब जानते हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मेरा जो एक और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि आप सेक्रेटरी पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और
प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पोस्ट को सबसे ज्यादा अहम पोस्ट माना जाता है। जी हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी ही जिस पोस्ट पर और भी कई कैंडिडेट कई पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपको वोट क्यों दें? आपके पास ऐसा क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या योग्यताएं हैं, आपका ऐसा क्या पीछे का इतिहास है जिसके चलते आप अपने आप को बेहतर बताते हैं और आपको वोट जो छात्र हैं वो करें? जी, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो सो कॉल्ड रोल्स रॉयस वाले से नहीं पूछा जाता है। मैं अपना बैकग्राउंड अगर बता दिया हूं पहले ही, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर आप समझिए कि मैं एक आम छात्र ही हूं, अभी भी हूं, आगे भी हूं। मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूं भैया, या मेरे दोस्तों जो भी आप लोग DU के माध्यम से देख रहे हैं, मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूं। मैं एक आम परिवार का लड़का हूं और मैं यहाँ एक यूथ लीडर बनकर आना चाहता हूँ, उभरना चाहता हूँ। जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं, आपको बता दूँ, मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस ग्रेजुएशन में मेरे जो दोस्त और साथी हैं उनका मार्क्स का अदला बदली हो गया है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका एब्सेंट लगा दिया गया है। इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद आगे था, मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहा था इन सब चीज़ों के लिए। इतनी बार मुझे दौड़ाया गया है, मैं जबकि आम हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आदमी हूँ, या फिर मेरे माताजी या पिताजी MP हैं तो मुझे टिकट दे दिया गया किसी पार्टी की तरफ से। नहीं, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनसो ने जो आज मुझ पर भरोसा जताया है वो एक आम आदमी का लड़का पे भरोसा जताया है। तो यानी आपकी बातों से जो जाहिर हो रहा है, आप मसल पावर और मनी पावर की राजनीति के खिलाफ भी खड़े होने वाले हैं? डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सेक्रेटरी पद पे हूं और मेरा बैलेट नंबर अगर 5 है, तो ये जो कांच का खेल चल रहा है उन सब चीज़ों को मैं कम करना चाहता हूं। लिंगडो कमेटी पर आपकी क्या राय है? लिंगडो कहती है कि आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते। जी हाँ। और इतना बड़ा कैंपस है, इतनी ज़्यादा कॉलेज है और इतनी बड़ी डिस्टेंस है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? आपका चुनाव 5,000 से कम में हो रहा है, आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, क्योंकि उसके लिए आपको गाड़ी भी चाहिए। आप कह रहे हैं हम किसान परिवार से आते हैं, तो उसके बाद आपकी व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं और 5,000 रुपये में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी हाँ भैया, अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमारी क्राउड फंडिंग से काम हो रही है, और क्राउड फंडिंग के बाद से जो हमारी पार्टी है वो पार्टी हमें हेल्प कर रही है ताकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं उनको मजबूती दी जाए। क्या ये आप लोगों को नहीं लगता है कि हर जो बालक आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, हर किसी का सपना होता है चीज़ें करे, यूथ की विजन को आगे लेकर चले? जी। तो क्या मतलब ये पैसा तक ही क्यों सीमित है? किसी का व्यक्तित्व भी होता है, किसी का पर्सनैलिटी होता है, कोई एक विजन से आता है कि यूथ के लिए काम करना है आपको, लेकिन पैसे कम होने से उसका हौसला कम नहीं होना चाहिए। ये मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस कैंपस में। मेरे पास रोल्स रॉयस भी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं पैदल कैंपेनिंग कर रहा हूँ, चीज़ें मैं बस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं ऑटो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं आप 5,000 की, तो जाहिर सी बात है 5,000 में काम नहीं हो पाती है, लेकिन इनसो पार्टी के मदद से कुछ क्राउड फंडिंग आ रही है, कुछ पार्टी फंड कर दे रहे हैं, तो जिनमें से देखिए पोस्टर्स और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, तो स्टार्टिंग के लिए हमें हेल्प चाहिए होगा। अगर जो लीडर निकल रहा है, आज हमारी 4 पैनल है, चारों बेस्ट दावेदारी के लिए आ रही है, टक्कर दे रही है, हमारा सीट्स निकलने की चांसेस बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस विजन से भी आ रहे हैं कि जब हम पैनल में आए और जब हम ऑफिस में बैठे तो इन सब बातों पे चर्चा हो। पीजी की जो प्राइस, मैं एक बात आपको बता दूं, इस कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में गुजारा करने के लिए एक बच्चे पे खर्च कम से कम 12 से 14,000 रुपये आता है जी। तो क्या ये अन्याय नहीं है? आज मैं बता दूं कि मैं पीजी में 1 महीने रहा था जब मैं आया था मजबूरी में, क्योंकि कैंपस पास में था, मुझे ऐसा लगता था मैं दूर से आऊँगा तो मुझे दिक्कत होगा। उस समय मैंने 1 महीने का 14,000 रुपया पे किया है, और जिसके लिए मुझे आज भी खलता है, मेरा मन अंदर से रोता है कि मैंने घर पे से तो आया, पैसे नहीं थे, लेकिन पिताजी से मैंने ज़बरदस्ती बोला कि पिताजी मुझे नॉर्थ कैंपस में ही रहना है, आप कैसे भी करके मुझे रखो। हालांकि पिताजी मान गए, चलो मैं कैसे भी रख दूंगा, लेकिन 1 महीने यहाँ रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ जितनी पीजीज चल रही हैं उनके पास किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है। याद रखें, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप नॉर्थ कैंपस में रिसाइड कर रहे हैं या किसी भी कैंपस में कर रहे हैं, आपका पीजी अगर रजिस्टर्ड नहीं है और अमान्य है और आपसे अगर बेमतलब का चार्जेस लिया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा प्राइस कंट्रोल का,
जिसके लिए हमारी पार्टीज डेटाज अक्यूमुलेट कर रही हैं, और उन सब पे ये चीज़ रहेगा कि लाइक जो भी गवर्नमेंट के थ्रू हम इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हम लोग ये करेंगे कि लाइक जिन हॉस्टल्स का लाइसेंस नहीं है पहले तो उनको शट डाउन किया जाए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यार जो यूपी बिहार से आ रहे हैं, जो राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान के गर्मी चुरू वाले एरिया से आ रहे हैं यहाँ रहने के लिए, खेती नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी पिताजी लोग भेज रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा। कोई केरला से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पैसे के साथ आ रहा है, कोई बिना पैसे का आ रहा है। लेकिन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा बात होता है कि पैसा मायने नहीं रखना चाहिए। बड़े से बड़े लोग बिना पैसों के पढ़कर आगे निकले, न्यूनतम पैसों पे, और आज बड़े बड़े पदों पे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पैसे की कमी से कोई बच्चा पीछे ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो हम फ़ी प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं ये देखता हूँ कि बच्चे प्रिंसिपल से बात करने में घबराते हैं। आपने तमाम तरीके की जो समस्याएं थी उनकी बात की, आप वादे भी कर रहे हैं कि आप छात्रों के लिए रूम रेंट कंट्रोल करने में मदद करेंगे और सारी तरह की जो भी समस्याएं थी वो आपने बात की। अक्सर एक आरोप लगता रहता है जो भी छात्र नेता यहाँ आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, कि बरसाती मेंढक की तरह वो केवल चुनाव के वक्त तो वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव खत्म होते ही ग्राउंड पर दिखने बंद हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा मुहावरा था कि बरसाती मेढक की तरह आते हैं, चुनाव खत्म होता है, चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाइयों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस ऐसे बरसाती मेढक तो नहीं कहूँगा जी, मगर ऐसे हौसले वाले मेढक जो आ रहे हैं इस ग्राउंड पे, उनको आप एक मौका देकर देखें। इसके पहले आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को मौका दे रखा है, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं, क्या मतलब ऐसा ही एक विजन है क्या कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा रहेगा, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा? जब तक आप दूसरे पे विश्वास नहीं जताएंगे, जब तक आप उस लड़कों पे विश्वास नहीं जताएंगे जो कि खुद वो स्ट्रगल करके आया है, जो बड़े बड़े गाड़ियों से आ रहे हैं वो स्ट्रगल नहीं किए हैं, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, वो स्ट्रगल कभी नहीं किए हैं, तो उनको ये बात का अंदाजा ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे क्या है। तो एक और सवाल, आप इंसो की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब से पीछे से आप कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उस समय आप छात्रों को क्यों नहीं आकर्षित कर पाए? आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रही? शायद मुझे ये लगता है कि जो बीते चुनाव थे उनमें कहीं ना कहीं हमसे कुछ त्रुटियां रही होंगी, या फिर जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाई होगी, कैंपेनिंग अच्छे से नहीं हो पाई होगी, बच्चों का पब्लिक आउटरीच नहीं हो पाया होगा। लेकिन इस बार हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि न्यूनतम तरीके से जो है बच्चों को बताया जाए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हम विजन लेकर चल रहे हैं। जैसे कि मैं खुद अभी LC2 का छात्र हूँ, तो मैंने LC2 में ये देखा कि नई बिल्डिंग है, पब्लिक लाइक जो यूनिवर्सिटी की फ़ंड है उससे पैसे अच्छे खासे लगे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि और थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए जो बच्चे हैं LC2 के, और उनके लिए लाइक जो गर्मी का समय है, क्योंकि देखिए आप एक प्रोफेशनल करियर में आ रहे हो लॉ में, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आती हैं, पसीने से लथपथ रहते हैं, और क्या पता कि उसी फी स्ट्रक्चर में हम आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से वेंटिलेशंस और अच्छे तरीके से जो एयर कंडीशनिंग है वो करा दें जी। तो वो लाइक न्यूनतम स्तर पे अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो संघ छात्र संघ होता है उसको फंड्स पास होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फंड्स आते हैं, तो वो सही जगह पे यूटिलाइज हो ना। पेपरलेस कैंपेन के बारे में आप क्या सोचते हैं? पेपरलेस भैया, जहाँ तक की बात है, हमारी पार्टी ये इंश्योर कर रही है कि पेपर से जो भी हमारा कैंपेन हो रहा है उन पेपरों को एकत्रित किया जाए, उनको रिसाइकल किया जाए। यहाँ पर जब देख रहे हैं हम, तो हर जगह रोड के ऊपर पेपर ही पेपर सना पड़ा है जी, और इन पेपर के ढेर के साथ साथ और भी जो छात्र हैं उनके मन में पेपर की बर्बादी के प्रति कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं आप कि आप पेपरलेस कैंपेन करेंगे? माफ़ी चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं पेपरलेस तो नहीं जा सकता, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मीडिया का बैकअप लेकर आ जाए और बड़े बड़े चैनल्स को हम लोग पब्लिसिटी ले सकें। तो कुछ माध्यम ऐसा है कि जहाँ पे हमें लगेगा, क्योंकि इको फ्रेंडली हमें जाने के लिए फंड्स चाहिए होंगे, बैकअप्स चाहिए होंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ भी इंसो का पर्चा जा रहा है वो पर्चा उठ जाए, और कम से कम पेपर के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इको फ्रेंडली तरीके से, क्योंकि ये जितने पेपर्स आ रहे हैं हमारे पास, जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं रिसाइकल्ड पेपर ही है, और फिर ये रिसाइकल के लिए जाएंगे। अंतिम सवाल के रूप में छात्रों से जो आपकी राय, मतलब जो अपील रहेगी, वो अपील क्या है? सबसे पहले तो भाइयों मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार 2023 की जो डूसू की इलेक्शंस है, इसमें इंसो पार्टी पर भरोसा जताएं, और हमारी जो पैनल है, श्रद्धा गुप्ता जो हमारी प्रेसिडेंट है, जिनका बैलेट नंबर 6 है, उस पर भरोसा जताएं।
जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यश खत्री जी, उन पे भरोसा जताया जाए, क्योंकि वो भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनको पार्टी अच्छे तरीके से देख रही है, हर किसी को देख रही है। जी। मुझे भी, मैं भी एक सामान्य घर से आता हूँ, मुझे भी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। मैं सेक्रेटरी के लिए खुद आ रहा हूँ, निशी हिमांशु राज, बैलेट नंबर 5 है मेरा, तो ये इंश्योर करें 22 तारीख को आप ज़रूर वोटिंग करने जाएँ। और जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है अमरिंदर जी, उनका जो है पैनल नंबर, बैलेट नंबर वो है 1, तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि 22 तारीख को आप अपना वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। और क्योंकि हम एक रिपब्लिक देश में हैं और एक डेमोक्रेटिक देश में हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं अपने राइट चॉइस को चूज़ करने के लिए, तो 22 तारीख को आप सभी से मेरा यही अपील रहेगा कि सही चुने, इनसो चुने। नमस्कार भाइयों। ये थे निशी हिमांशु राज, जो इनसो की तरफ से इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं डूसू के इलेक्शन में, और ये वादा कर रहे हैं कि जो चेंज अब तक नहीं आ पाया था उस चेंज को हम लेकर आएंगे। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि कितने छात्र इन पर विश्वास जताते हैं। इनकी जो आगे की रोड मैप है, जो इनका आगे का छात्रों के लिए काम करने का जो तरीका ये इख्तियार करना चाहते हैं, वो किस हद तक सफल हो पाता है। फिलहाल इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा। अभी जैसे बात हुई पेपरलेस कैंपेन के लिए, मैं ये मानता हूँ कि हम पेपरलेस नहीं जा सकते हैं, पूर्णतः नहीं जा सकते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली माध्यम से जो ये हमारा प्रचार का पेपर है, ये रिसाइकल्ड पेपर है, आप अच्छे से देख सकते हो जी। ये रिसाइकल्ड है, और ये फिर से जब रिकलेक्ट होगा कैंपस से, तो ये फिर से रिसाइकल होगा और किसी और चीज़ के लिए यूज़ में जाएगा। तो भाइयों नमस्कार, और ज़रूर आप साथ